लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है परमाणु से काल की गणना। और मैं आप लोग को याद दिला रहा हूं कि परमाणु की परिधि को क्रॉस करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह काल की सबसे छोटी इकाई है। इसीलिए यहां परमाणु को डिफाइन किया जा रहा है। तो पहले श्लोक में हमने क्या सुना था? मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। मैत्रेय मुनि ने कहा चरमः सद विशेषाणाम, सद मतलब जो कार्य अवस्था में है, पृथ्वी आदि। अब मैं इस पर विचार कर रहा था, जब पृथ्वी बोल रहे हैं तो जल भी होगा और वायु भी है। भाई वायु में भी तो परमाणु होता है, इज इट नॉट? और अग्नि भी होगा और आकाश में भी होना चाहिए कि सभी कार्य हैं, ये सभी इफेक्ट हैं। अब हम लोग आकाश के परमाणु की धारणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बोला है पृथ्वी आदि तो आपको आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सभी को स्वीकार कर लेना होगा। अब वो, और दूसरी बात क्या हमने सीखी कि परमाणु एक ही है। जो फिजिक्स में अलग अलग परमाणु बताते हैं वैसा परमाणु नहीं है। यहां जिस परमाणु की बात हो रही है वो एक ही है और वो अलग अलग तत्वों को जन्म दे रहा है। अब वो कैसे कर रहा है भगवान जाने, भगवान परमाणु जाने, हम नहीं जानते। तो चरम, चरम मतलब अंतिम, कंफर्टेबली, जो उसके बाद और कोई छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, ये चरम का अर्थ है। उसके बाद कुछ नहीं है। चरम का मतलब ही होता है कि उसके बाद कुछ ना हो, तो हम उसको चरम सुख कहते हैं। भगवान की भक्ति का सुख हाईएस्ट सुख है, आत्यंतिक सुख। तो उसी तरह से चरम का मतलब हो गया इसके बाद कोई और छोटा पार्टिकल नहीं है। विशेषणाम मतलब अंशों में जितने भी कार्य इफेक्ट, ये कार्यभूत वस्तुएं हैं पृथ्वी आदि, उनके जो अंश हैं उनमें जो चरम है, लास्ट है। और अनेक मतलब, अनेक का मतलब है कि वह कार्यावस्था को प्राप्त नहीं है। अनेक, अनेक, हाँ, अब इसको इस तरह समझिए तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अनेक, वह एक से अधिक और नहीं होगा। अगर कोई वस्तु है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो वो एक से दो हो जाती है कि नहीं हो जाती? लेकिन ये एक से दो नहीं होगा। परमाणु के बच्चे का नाम बताइए तो नहीं होगा, वो एक से दूसरा नहीं होने वाला। जैसे आप जानते हो, एक आप जा समझते हैं यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक नाम बताइए। भूल गए, अमीबा। मुझे याद है, मुझे याद है, यस। मे बी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अमीबा। अमीबा की कोई पत्नी नहीं होती है, वो ब्रह्मचारी रह के ही वो डिवाइड हो जाता है। अरे बायोलॉजी में पहुंच गए। शशिकांत प्रभु याद आ रहा है कुछ? अमीबा, यस आई एम करेक्ट ना? कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा। अमीबा अपने आप ही डिवाइड हो जाता है, उससे कुछ कहते हैं, हम भूल रहे हैं इसको। कुछ होता है सिस्टम कि वो अलग हो जाएगा और उसके बाद दो अमीबा बन जाएंगे, पढ़ा है ना? तो ऐसा ऐसा परमाणु नहीं होने वाला। परमाणु परमाणु ही रहेगा। तो अन एक मतलब वह दूसरा और नहीं होने वाला, असंयुक्त, और ना ही दूसरे से जुड़ करके वो कुछ और बनने वाला है। वो और किसी रूप में परिणत नहीं होगा, इसलिए सदा अर्थात नित्य अपने स्वरूप में वर्तमान रहता है। वो अच्युत है। मतलब नॉट कृष्णा बट ही विल नॉट ट्रांसफॉर्म। परमाणु सह विज्ञेयो, उसको परमाणु विशेष रूप से जानना चाहिए। जानना चाहिए मतलब आप जान तो गए लेकिन देख नहीं पाएंगे, इसलिए विज्ञेय कहा गया है। तो कहेंगे भाई जान लिया लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसके प्रमाण क्या है? सीइंग इज बिलीविंग। तो कह रहे हैं निर्नाम ऐक्य भ्रमो यतः, जिसके द्वारा मनुष्यों को ऐक्य का भ्रम होता है। एक बेटा, एक सेकंड, गुड़िया देना, कोई गुड़िया गुड्डा देना। तो अपना वो पूछेंगे ये क्या है? ये भी पूछने की बात है, ये गुड़िया है। और दूसरी गुड़िया देना, कृष्णा, कोई कोई नहीं, सॉरी। तो आप कहेंगे भाई ये दो गुड़ियां हैं, लेकिन ये है क्या? परमाणु का संगठन मात्र है और हमको दो गुड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। अग्रीड? ये ले लीजिए, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द प्रॉप्स। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था झंडे का भी। तो ये सब बातें हमने चर्चा करी थी। अब हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? माइक्रो लेवल की चर्चा कर रहे थे। ये पदार्थ का सबसे छोटा अंश है। तो आप समझ रहे होंगे अब
नेक्स्ट श्लोक जो 11.2 है वह चर्चा करेगा मैक्रो लेवल की। और अगर आपको कुछ कठिनाई अनुभव हो तो आश्चर्य नहीं करना। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब लार्ज स्केल, माइक्रो इज स्मॉल एंड मैक्रो इज बिग। स्मॉलेस्ट यूनिट इज परमाणु विच इज माइक्रो। और जो हाईएस्ट लेवल है मैटर का, जो कि अविभाज्य है, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ब्लैक मैटर कह लीजिए, डार्क मैटर या प्राइमोर्डियल सूप या जो भी आप अंग्रेजी में नाम रखे हैं, उसको परम महान कहा जा रहा है। वो प्रलय के जस्ट पहली वाली स्थिति है जिसमें नाम रूप भेद कुछ नहीं। मैं प्रधान की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग तुरंत कूद जाएंगे, हाँ हम जानते हैं प्रधान, प्रधान प्रलय की अवस्था है, प्रलय के बाद प्रधान रहता है, लेकिन ये प्रधान से पहले की अवस्था है, इसे परम महान कह रहे हैं। और वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अभी 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 तो खाली इंट्रोडक्शन दिया है, अब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। मेरे पीछे बोलिए, मेरी माइक पे खड़े रखिए। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्, कैवल्यं परम महान अविशेषो निरंतरः। कैवल्यं परम महान अविशेषो निरंतरः। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्, कैवल्यं परम महान अविशेषो निरंतरः। कैवल्यं परम महान अविशेषो निरंतरः। बोलिए। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्, कैवल्यं परम महान अविशेषो निरंतरः। कैवल्यं परम महान अविशेषो निरंतरः। एक भक्त वृंदावन की मथुरा ब्रज की ब्रजमंडल परिक्रमा पे हैं, वहां से भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। दिस ऑल ग्लोरीज टू जूम। हैप्पी टू सी यू माता जी। आई वाज रिमेम्बरिंग यू टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये श्लोक तो देखिए सामने बैठ के समझ में आएगा। आप खिचड़ी बनाते हुए समझेंगे तो खिचड़ी बन जाए। अगर ये श्लोक खिचड़ी बनाते हुए कुछ रोटी पकाते हुए करे तो ये पक जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत इजी है, लेकिन सामने बैठ के सुनने से समझ में आएगा। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। चरम अवस्था का मतलब सबसे हाईएस्ट इन द सेंस स्मॉलेस्ट, अनंतिम हाईएस्ट अवस्था है। हाईएस्ट मतलब सबसे छोटी अवस्था है। जैसे आपकी रोटी की अनंतिम अवस्था क्या है? आप रुक जाओ, आप बताओ, माइक में बताओ। हाँ लास्ट बाइट। हाँ, तो क्या है आपके जब आप रोटी बनाते हैं तो उसकी अंतिम अवस्था क्या है जो आपको दिखती है? रोटी। आप बताइए, आप भी रोटी बनाती हैं? माइक पे बताइए। अंतिम का क्या अर्थ होता है? उसके बाद कुछ ना बचे। तो रोटी की अंतिम अवस्था क्या है? ओए भगवान, जिसने आज तक जिंदगी में कभी रोटी नहीं बनाई वो कह रहे रेडी टू ईट। सब भोगी हैं ना। आखिरी टुकड़े को भी तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? अरे भाई, गेहूं को आटे का कण हुआ ना, आटे के कणों से तो रोटी बनी। रोटी बनाइए, पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो उसी से बनाए कि नहीं बनाए? नहीं, अंतिम को पकड़ने का प्रयास कीजिए। अब चाहे रोटी क्या इसी साइज की बनती है, इससे एकदम बेबी साइज बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, लेकिन जो ग्रेन है वो उसका अनंतिम कण है। उस अर्थ में परमाणु को आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कहलाते हैं। कैवल्य मतलब समझने का प्रयास कीजिए। प्रलय के पहले की अवस्था जिसमें केवल परमाणु हैं, उसमें कोई ऐक्य भ्रम करने वाली वस्तु नहीं है जिससे डिफरेंशिएशन हो। परमाणु समझ में आ गया था। परमाणु जब साथ में आते हैं तो ऐक्य भ्रम होता है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पत्ता है, ये सब चीजें हैं। तो परमाणु तो हैं, लेकिन वह ऐसी अवस्था में नहीं है कि जहां पे विभिन्न प्रकार के भेद दिखें।
समझ रहे हैं? इस अवस्था में इसे परम महान कहते हैं। इसलिए कैसे असीमित एकत्व, एकत्व मतलब केवल एक है। क्या है? परमाणु, परमाणु 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 है, बस, और कुछ नहीं, कोई भेद नहीं है। यस, जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं। इज दैट ओके? मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अक्षरों का, अ आ, ये चेंज नहीं होते। मान लीजिए आ, वो केवल अ ही विद्यमान हो और कुछ भी नहीं है, खाली आ ऐसे करके है, तो अब क्या है? वो एकत्व हो गया ना, केवल अ विद्यमान है। ऑल्दो आ की फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अभी आप एग्जाम्पल लो, आप आटे से क्या क्या बना सकते हो? रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज बना सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं बन रहा तो केवल मानसिक सेवा कर रहे हैं। तो अब अगर केवल वो कण के रूप में विद्यमान है तो वहां पे कोई रूप नहीं दिख रहा है। एक बहुत मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस तरह से ग्रॉस रूप में नहीं है वो। तो परमाणु संयोजित नहीं है, वो बस परमाणु अवस्था में है। बहुत सारे परमाणु हैं और केवल परमाणु अवस्था में, कोई रूप और रूप की विविधता नहीं प्रस्तुत किए हुए, और वो असीमित है। ये ध्यान देना हो कि परमाणु असीमित है, लेकिन वो असीमित परमाणु इस समय क्या कर रहे हैं? इकट्ठे हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं पर्टिकुलराइजेशन। आपका शरीर, मेरा शरीर, इनका शरीर, इनका शरीर, हम सभी के शरीर परमाणुओं से बने कि नहीं बने, और वो अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा इस अवस्था में नहीं रहेगा। असीमित अवस्था है, असीमित परमाणु है, लेकिन वो आपस में मिले हुए नहीं है, वो संयुक्त अवस्था में नहीं है। माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो। हाँ बोलिए। असीमित एकत्व, असीमित इसलिए बोला गया है प्रभु जी क्योंकि वो पदार्थ का निर्माण नहीं कर रहे। नहीं, असीमित यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो है ही असीमित। परमाणु असीमित है, लेकिन एकत्व मतलब उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, केवल एक है। यूनिफॉर्म स्टेट कहा जाएगा, यूनिफॉर्म इनफाइनाइट स्टेट। पदार्थ 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 पदार्थ। कुछ पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए इनको। कोई बात ना समझ में आए आप लोग, कोई बात नहीं, प्रश्न कर लीजिए, ये थोड़ा सा चीजें इंटरेस्टिंग है। हाँ बोलिए। ब्रह्मांड का बॉर्डर्स तो अभी तक सब है। खत्म। ये जो स्टेट है ना, ब्रह्मांड ब्रह्मांड कुछ नहीं है। जैसे एक विचार कीजिए, आकाश आप देखते हैं, आकाश क्यों दिखता है बताओ? माइक में बताइए। लाइट है, वहां पृथ्वी है और ग्रह है, तारे हैं, अब उनको देख पाते हो, आकाश को तो नहीं देख पाते हो। तो मान लीजिए केवल आकाश होता, एक विचार कीजिए कि केवल आकाश होता, उसका तो रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ। तो बस वो इनफाइनाइट सी एग्जिस्टेंस होती है ना, केवल आकाश आकाश आकाश। तो इसी तरह कह रहे हैं केवल पदार्थ, केवल पदार्थ है, कोई ब्रह्मांड आदि कुछ भी नहीं है। तो इससे और प्रधान में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रधान में गुण है, पदार्थ नहीं है। ये जस्ट प्रलय से पहले की स्थिति है। देखिए, जब प्रधान हो गया तो कोई सृष्ट पदार्थ है ही नहीं। ये पदार्थ है लेकिन प्रधान नहीं है। पदार्थ प्रधान का मतलब क्या हुआ? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। वहां कुछ है नहीं, वो केवल गुण की अवस्था है। लेकिन ये पदार्थ की अवस्था है बिफोर प्रलय। मतलब जो स्टेप्स हम लोग से प्रधान, महतत्व, अहंकार, फिर जी हाँ। तीन अब अहंकार। ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा portion? प्रधान और महतत्व की कोई बीच की स्टेट है या क्या है, लेकिन ये प्रलय की पहले की अवस्था, ये प्रधान नहीं है। अगर प्रधान कहना होता तो बात हो जाती ना इजी। ये प्रधान नहीं है। तो इट सीम्स कि ये सृष्टि के जस्ट पहले की, जस्ट सृष्टि की शुरुआत वाली अवस्था है। देखिए, इसको हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। कुछ आप लोगों को याद हो कि एक प्रकार का वर्णन हुआ था जिसको हम लोग सृष्टि के क्रम में नहीं सुने थे। गर्भोदक विष्णु भगवान के नाभि से एक तनियान शब्द वस्तु आई थी। तनियान शब्द आपको याद हो? तनियान, ब्लू, कुछ, हाँ, कुछ ब्लूइश था, कुछ सूक्ष्म तत्व था। उसका वर्णन हमने सृष्टि के क्रम में नहीं सुना था। तो वो क्या है, उस पर कुछ व्याख्या नहीं करी गई थी। इतना बोला गया था कि उसमें सब जीवात्मा है, सारे भौतिक पदार्थ सब उसमें रहते हैं। तो अब इसको यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। अंडरस्टैंड, इट्स न्यू डेफिनेशन, नई चीज सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। जब इसका अन्वय करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसका चरम अंश परमाणु है, जिस पदार्थ का, तस्य उस सतह कार्य मात्र का, यानी ये इफेक्ट है। प्रधान कार्य नहीं है, प्रधान अव्यक्त है। प्रधान को कारण कहा जाता है, वो किसी चीज का इफेक्ट नहीं है, इसलिए प्रधान है नहीं। लेकिन ये सत है। सत मतलब कार्य मात्र का,
स्वरूप अवस्थितस्य प्रलय तक एक ही रूप में रहने वाले, मतलब अब जैसे प्रलय होने वाली है तो प्रलय से पहले की जो स्टेट है वो उस स्टेट में है, वो उस स्वरूप में अवस्थित रहता है, यानी कि प्रलय तक वह अपने स्वरूप में कोई चेंज नहीं करता, ये कहते हैं। ठीक है। पदार्थस्य, पदार्थ का, यत कैवल्यम, जो एकत्व स्थिति है, मतलब जिसमें कोई विभिन्न प्रकार की विशेषताएं नहीं है, अविशेष, जो विशेषताओं से रहित होता है, की नहीं हटा दीजिए, जो विशेषताओं से रहित होता है, निरंतर तथा भेद से रहित होता है, वह सभी प्रपंच परम महान होता है। सभी प्रपंच मतलब संपूर्ण विश्व अर्थात सारे ब्रह्मांड एक साथ। जैसे ही आप ब्रह्मांड की बात करोगे तो वहां पे विविधता आ जाती है, छोटा ब्रह्मांड, बड़ा ब्रह्मांड, ये सब कुछ नहीं है, सारे ब्रह्मांड खत्म है, लेकिन फिर भी अभी पदार्थ बचा हुआ है और वह पदार्थ अब प्रधान में जाके लीन होगा, तो प्रधान से पहले की स्टेज बोल रहे हैं, अब इसको परम महान कहते हैं। देखिए इसके द्वारा वर्णन आ रहा है कि ये जो ब्रह्मा जी की परम आयु है वो समाप्त होने के बाद ये प्रकट होगा। जब ब्रह्मा जी समाप्त हो जाएंगे और प्रलय का समय आ जाएगा तब ये परम महान की अवस्था प्राप्त होगी। तो इससे कुछ हिंट हो रहा है कि ये जो ब्रह्मा जी की परम आयु है वो टाइम इससे कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम उसको आगे जब देखेंगे तो देखेंगे कि ये बात यहाँ पे परमाणु की हाईएस्ट अवस्था, परमाणु जिसका चरम अंश है उसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब वो पदार्थ जिसमें में कोई विविधता नहीं, जैसे परमाणु में कोई विविधता नहीं है छोटे लेवल पे, तो उसी तरह से इसका हायर लेवल मतलब मैक्सिमम लेवल जो पदार्थ होगा जिसमें कोई भी विविधता नहीं है उसको परम महान कहते हैं। देखिए सत एव पदार्थस्य, जो कार्य मात्र है, जो इफेक्ट है, जो क्रिएटेड चीज है, उस पदार्थ का स्वरूपावस्थितस्य, जो अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है प्रलय तक, यत कैवल्यम, जो कैवल्य जो एकत्व है उसे परम महान कहते हैं, जो कि अविशेष है अर्थात उसमें कोई विशेषता नहीं है, उसमें नाम रूप आदि के भेद नहीं है, और निरंतर उसमें वो भेद रहित है, विशेषता रहित और भेद रहित। अब इसका अर्थ अभी क्या होता है वो मैं को थोड़ी देर में समझाता हूं। श्रीधरी, सूक्ष्म काल का वर्णन करके काल के स्थूल रूप को सत एव इत्यादि श्लोक से कहते हैं। अभी देखिए आप लोग सोचेंगे कि जब यहाँ तो बात पदार्थ की हो रही, काल कहाँ से आया, तो अभी आगे के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। काल का लिंक पदार्थ से है, तो काल के लिंक को पदार्थ से, काल का जो संबंध पदार्थ से होने के कारण जब पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था के बारे में बताया गया तो उससे काल की सूक्ष्म अवस्था का वर्णन हुआ। जब पदार्थ की महान अवस्था का वर्णन बताया जाएगा तो उससे काल की मैक्सिमम लिमिट का वर्णन किया जाएगा। इसी ये बात है। जिसका अंतिम यानी सूक्ष्मतम अंश परमाणु है, इसी कार्य मात्र की जो स्वरूपतः स्थिति है, जिसका कोई भी दूसरा परिणाम नहीं हुआ है, उसका कोल और इफेक्ट नहीं हुआ है, उसका एकत्व ही परम महान कहलाता है। मतलब नॉन डिफरेंशिएटेड मैटर, जिस पदार्थ में, जिस मैटर में कोई अलग अलग स्थिति नहीं है, उसको परम महान कहते हैं। ठीक। परमाणु का प्रतियोगी होने के कारण परम महान यह पुल्लिंग प्रयोग हुआ है। जैसे परमाणु एक पुल्लिंग है, इज नॉट, पुरुष बोध हो रहा है, तो उसी का ये बड़ा साइज है, इस कारण से इसको परम महान कह रहे हैं, एक पुरुष के रूप में कह रहे हैं, महती नहीं कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन हर पदार्थ, अब एक प्रश्न होगा, लेकिन हर पदार्थ विभिन्न विशेषताओं वाला और आपस में भिन्न है। जल, पृथ्वी, अग्नि, ये सब पदार्थ हैं, सब अलग अलग होता है, तो फिर उसका एकत्व कैसे संभव है? आप समझने का प्रयास करो। जैसे आप आटा लो, या नहीं, आटा से एग्जाम्पल अच्छा है, खिचड़ी लीजिए, तो खिचड़ी में आपने दाल ली और चावल लिया, तो इनका तो भेद होता है, अब अलग अलग हैं, तो इनको अगर आप एक साथ मिला दोगे तो उनका एकत्व कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग को ट्रीटमेंट के बाद कहा कि पाउडर चावल की खिचड़ी बनाओ। आप लोग कभी बनाए हैं पाउडर चावल की खिचड़ी? हम तो बनाए भी नहीं, हमको समझ भी नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर चावल को पाउडर बना कर देंगे तो उसको उबालेंगे कैसे? प्लीज़ हेल्प मी, अगर आप लोग को आइडिया है। कभी बनाए हैं आपने पाउडर चावल की खिचड़ी? तो हम किसको किए, हम समझ ही नहीं पाए कहना क्या चाहते हैं।
चावल को उबाल करके उसको घोटना है, ब्लेंड करना है, या जो पाउडर है उसको, इट्स नॉट क्लिकिंग टू मी ना। दलिया में भी ग्रेन्स होते हैं। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो पदार्थ है उसमें भेद होता है। चावल की अपनी एक सत्ता है, अपने गुण हैं, और दाल की अलग है, तो उनको मिलाएंगे तो एकत्व तो कैसे हो जाएगा? वो तो अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता? सबने खिचड़ी खाई ही होगी, अग्रीड। पर इसमें पानी भी होता है, हल्दी भी होता है, तो सबको आपने खिचड़ी जरूर बना दी है, लेकिन उसमें एकत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि बस केवल एक ही चीज है उसमें। जैसे जल में आप एकत्व कह सकते हो एक दृष्टि से कि भाई केवल जल जल है, ठीक है, लेकिन आप उसमें चावल भी डाल दो, गेहूं भी डाल दो, सब कुछ डाल दोगे तो खिचड़ी बनेगी, उसमें एकत्व नहीं है। क्या सब लोग स्वीकार कर रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? तो एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि भाई ये ऐसे कैसे हो जाएगा कि सारा पदार्थ सब साथ में आ गया, चलो मान लिया, लेकिन वो एकत्व को कैसे प्राप्त होगा? उसमें तो भिन्नता होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? आप पृथ्वी और सूर्य को मिला दीजिए, फिर भी कुछ तो है ना, उसमें कुछ भिन्नता रहेगी ना। सारा खिचड़ी आप मिला देंगे तो पदार्थ की अपनी सत्ता तो रहेगी, तो एकत्व कैसे हो जाएगा उसमें? तो अब ये बात प्रश्न उठा रहे हैं, तो उसका उत्तर है कि वह अविशेष अर्थात विशेषता से रहित है, एवं निरंतर अर्थात भेद से रहित है। अब इसको आगे समझाऊंगा। इस तरह से संपूर्ण प्रपंच जगत परम महान है। नोट यहां पे दिया गया है, देखिए इसको, ये टीका से ही दिया गया नोट। समान प्रकार से जैसे एक घट यानी घड़ा नामक पदार्थ का भेद अन्य घट की अपेक्षा से होता है, वैसे ही समस्त प्रपंच के पदार्थ मात्र का एकीकरण होने से वह विशेष की अभिव्यक्ति से रहित हो जाता है। समझे आप? एक घड़ा दूसरे घड़े से अलग होता है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, आपने पोएम सुनी ना बचपन में, याद थी डीडी न्यूज़ पे, तो एक चिड़िया और अनेक चिड़िया। एक बच्चा पूछता है, दीदी एक क्या होता है? याद आ रहा है आपको? और अनेक क्या होता है? अन एक मतलब एक से अधिक। तो एक चिड़िया और दूसरी चिड़िया अलग अलग हुई ना। तो कह रहे हैं यहां पे अविशेष का मतलब ये एक पदार्थ तो दूसरा पदार्थ, ऐसा भेद वहां पे नहीं है। ये स्टेट इस प्रकार की है, लेकिन प्रधान नहीं है। पदार्थ है लेकिन प्रधान नहीं है। अच्छा, दूसरे प्रपंच के अभाव से जो विलक्षण हो, भेद की अभिव्यक्ति भी रहित हो जाती है, यही भाव है। अब ये मजेदार बात है। आप कहोगे कि भाई अविशेष और दूसरा शब्द यहाँ पे है निरंतर शब्द है, यहाँ पे ना श्लोक में देखिए, इसको समझिए, बहुत मजेदार है। अब अविशेष और निरंतर तो एक ही जैसा लग रहा है। मैं कहूं कि विशेषता से रहित और मैं कहूं कि भेद से रहित, तो एक ही जैसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा विचार कीजिए, ये समझ में आ गया, अविशेष वो विशेषता से रहित है। अच्छा, और सारे ब्रह्मांड अब डिसॉल्व हो गए हैं, केवल पदार्थ है। अच्छा, दूसरा कौन सा पदार्थ है? यानी कि सारे ब्रह्मांडों को ले लीजिए, अब वो सब डिसॉल्व हो गए, समाप्त हो गई, उनकी सत्ता अलग अलग। तो अब अविशेष अवस्था में, यानी कि अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग वस्तुएं नहीं दिख रही, ये क्लियर। अब दूसरा भौतिक जगत कौन सा है? भौतिक जगत तो एक ही है, तो इसलिए भेद रहित, क्योंकि संपूर्ण जगत ही पदार्थ बन गया है, तो दूसरा कोई भौतिक जगत नहीं है जो एक अलग भेद लेके चले, इसलिए कह रहे निरंतर, भेद रहित। क्या आप ये समझ पाए? भेद रहित और विशेषता रहित, ये सबसे टफ पॉइंट है यहां समझने वाला। देखिए, विशेषता रहित हो गया, समझ में आ गया, नाम और रूप का भेद नहीं है वहां। एक घड़ा दूसरा घड़ा, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर आप ये इजी समझ में आ गया। अब पॉइंट क्या है? पूरा भौतिक पदार्थ को परम महान कह रहे हैं, संपूर्ण भौतिक पदार्थ को, समष्टि भौतिक पदार्थ को। अब दूसरा कौन सा भौतिक पदार्थ है? तो दूसरा कोई भौतिक पदार्थ की सत्ता ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं निरंतर, अर्थात निरंतर एक ही जगत चलता जा रहा है, एक ही परम महान चलता जा रहा है, दूसरा कोई परम महान नहीं है। जैसे यहां एक ब्रह्मांड है तो दूसरा ब्रह्मांड है, लेकिन परम महान इज ओनली परम महान, उसके बाद दूसरा कोई और परम महान नहीं है। अविशेष, अविशेष मतलब विशेषता रहित। ओहो, आज तो हमें लग रहा है ऐसे क्लास करता रहा तो सब भाग जाएंगे, लेकिन
ओके, फिर से समझाता हूँ। देखिए, अविशेष समझ में आ रहा है, मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ हैं, हम दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? तो ये इसे विशेषता कहेंगे। मेरी कुछ विशेषता है, मेरी नाक का डिज़ाइन अलग है, मेरा कान का डिज़ाइन अलग है, सब अलग अलग है। आपका भी इसी प्रकार से अलग है। यहाँ सब विविधता विविधता दिख रही कि नहीं दिख रही है? तो ये विविधता समाप्त हो जाती है तो समझना आसान है। अब आप पहुंच गए परम महान की स्टेज पे, जहाँ केवल पदार्थ पदार्थ है और वो केवल एक ही स्टेज में है। अच्छा, परम महान है, और ये परम महान कहाँ से आया? क्या सारे ब्रह्मांड जितना भी पदार्थ है वो लीन होकर परम महान बन गया। अच्छा, अब दूसरा पदार्थ की स्टेज क्या है? कोई और भी परम महान है? तो और कोई भौतिक पदार्थ है ही नहीं, और किसी चीज की सत्ता ही नहीं, तो भेद बना कैसे? तो इसलिए कह रहे निरंतर, यानी लगातार आप परम महान में ही घूमते रहेंगे। कदाचित आपको परम महान में घूमने का मौका मिल गया तो केवल परम महान ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे निरंतर, भेद रहित है। ओके, अब एक भक्त कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया कि परम महान क्या है। देखिए, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि समझ में आए। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो एकदम छोटी चीज़ है और जो एकदम बड़ी चीज़ है उसको समझना ये हमारी बुद्धि के बाहर है, क्योंकि हम वही चीज़ समझ पाते हैं जिसकी लिमिट्स हो। लेकिन कुछ धारणा करी जा रही है, कुछ धारणा दी जा रही है बस। और व्याख्या करनी होती तो मैत्री मुनि करते ही। वो जान रहे हैं कि अगर और करेंगे तो हो सकता हो इसके बाद कहेंगे नहीं और नहीं पढ़नी, भागवत बस हो गया और फिजिक्स नहीं पढ़नी। सारार्थ दर्शनी, ये विनोद किरकार कहा था। अत्यंत सूक्ष्म परमाणु का विवरण करने के बाद अब अत्यंत स्थूल भी कहा गया इस श्लोक से। जिसका परम अंश परमाणु है तस्य, अर्थात उस ही सतह कार्य मात्र पदार्थ का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह प्रधान क्यों नहीं है? बताइए। क्योंकि प्रधान कार्य नहीं है, प्रधान कारण है। प्रधान कभी इफेक्ट नहीं है किसी चीज का, ठीक है। जो स्वरूपावस्थितस्य प्रलय परिणाम के पूर्ववर्ती अवस्था में अर्थात परिवर्तन ना पाकर रहता है, जस्ट प्रलय के पहले उसमें अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसके बाद सीधे प्रलय हो जाएगी, खत्म, ठीक है। यत कैवल्यम, जो एकत्व के रूप में स्थित रहता है, केवल एक परम महान ही है और कुछ नहीं है, उसका नाम परम महान है। यहां परम महान यह परमाणु का प्रतियोगी होकर पुल्लिंग हो गया है। जैसे परमाणु पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसी के स्थूल के रूप में परम महान को कहा गया है। यदि कहा जाए सभी पदार्थ तो नाना विशेषवान, यानी विशेष गुणों से युक्त होकर एवं परस्पर भिन्न होते हैं, तो सभी पदार्थों का एकत्व कैसे संभव होगा? इसके उत्तर में कहा गया है अविशेषा, अर्थात विशेषता की इच्छा रहित, और निरंतर अर्थात भेद की इच्छा रहित, अर्थात उसमें विशेष या भेद की इच्छा नहीं है। इसलिए संपूर्ण प्रपंच या विश्व भी परम महान है, यह अर्थ है। तो आप कहेंगे कि इसमें तो ये टीका तो पहली टीका से सिमिलर है, तो आपने पढ़ी क्यों? ताकि अब आपको ये अधिक समझ में आए। जस्ट दैट समझ में आया? ये टीका आपको अधिक समझ में आई ना? आप कहेंगे तो अजीब सी बात है, एकदम वैसी टीका है, फिर काहे को बोलती है, रिपीट करती है। जब एक बार धारणा हो जाती है तो वो टेक्स्ट दोबारा समझ में आता है। तो हमने केवल एक ही श्लोक लिया, ये काफी लोडेड था। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मैटर है बहुत बड़ा मैटर है, और ये जस्ट प्रलय के पहले की स्थिति, वहां पे कोई विविधताएं नहीं हैं। अब मैं कुछ कहूंगा कि प्रश्न है तो ये तो कोई ठीक है, प्रश्न कीजिए, प्रयास कीजिए। बोलिए। ये कमेंट है बस, ये लग रहा है कि अहंकार किस स्टेज तक है ये स्थिति? कुछ स्पेकुलेट नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए वैदिक नॉलेज में हम स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो बोल रहा हूँ, उससे अधिक कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर उससे अधिक कुछ होगा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, भगवान कृपा होगी तो और कुछ बता देंगे। क्योंकि मैं भी सोच रहा था बोल दूं महतत्व है, लेकिन महतत्व में जीवात्मा भी होती हैं, महतत्व में जीवात्मा भी होती हैं। यहाँ जीवात्मा नहीं है, यहाँ पदार्थ की बात हो रही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं अगर कह दूं बाद में गलत हो जाए तो लोग उसे कोट करके सारी परंपरा चालू कर देंगे, तो इसलिए आई वोंट स्पीक दैट। यहाँ पे जीवात्मा जैसे डाल देंगे तो विविधता आ जाएगी, जीव भी तो हो गया ना वहाँ पे। फिर
महत्त्व में जीवात्मा भी होती है और गुण भी होते हैं, अग्रीड, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, केवल पदार्थ है। जीवात्मा को छान के बाहर कर दिया गया, परम महान को देखने के लिए कोई वहां पे है नहीं कि हम परम महान में पिकनिक कर रहे हैं, डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, अरे सीख लिया, आगे हम काल के बारे में सीख, घबराओ मत, जितना समझ में आ गया, देखिए संतुष्ट रहा करिए जितना समझ में आ गया, अग्रीड। इतना भी नहीं समझ में आता ना, ऐसे पढ़ के निकल गए होते तो थोड़ा समझ में आया, और उसे अगर अधिक कुछ जरूरत होगी तो भगवान हम लोग को, मुझे पूरा विश्वास है भगवान और भी समझवा देंगे। और वो पिछले वाला श्लोक से वो जो डिस्टेंस का वर्ड, अभी वो प्रश्न नहीं करिए, वो अभी हम कल पढ़ाएंगे, हमने खाली इसलिए हिंट कर रहा हूँ, उसको जब कल पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप प्रश्न बिना पढ़े समझे करेंगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आप डिटेल में प्रश्न कर पाएंगे ना। टाइम क्या है वो कल पढ़ाया जाएगा अगर भगवान चाहा तो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।